हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूं आप सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह लीगल सहायता .com एंड कल्प शाह जीएसटी क्लासेस। आज का हमारा विषय है दोस्तों रैक्स स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो आप खुद देते हो, जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, उसे कैसे रजिस्टर करें और उसे हर एक बार कैसे स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन पाए, और उसके रिलेटेड आपको ईयू जीएसपी का जो उनका ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है यूरोपियन यूनियन, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से हम इस पे आ जाते हैं। इसके पहले हमारी कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है कल्प शाह, पूरा नाम है कल्पेश कुमार शाह। आज हम देखेंगे रैक्स सिस्टम पे कैसे अप्लाई करें, और हमारी वेबसाइट का नाम है लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना टैक्स लीगल कंप्लायंस पार्टनर, लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता .com। चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, या तो फिर डीजीएफटी कंप्लायंस में आपको ईपीसीजी लाइसेंस लेना हो, एडवांस ऑथोराइजेशन लेना हो, टीएमए स्कीम लेना हो, या फिर फूड लाइसेंस लेना हो, या फिर आरसीएमसी लेनी हो, आईसी अपडेट करना हो, एडी कोड लेना हो, तो आपके लिए एक ही एड्रेस है। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता .com, जिसमें हमारी सेवाएं हैं वो आप यहां पे जिक्र कर रहा हूं मैं, जिसमें आप निम्न सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, जीएसटी का कोई लीगल मैटर जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके अलावा इनकम टैक्स के 5 हेड्स में कोई भी आपको कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना हो, पीजीबीपी की यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना हो, टीडीएस रिटर्न हो, या फिर कोई भी सेवाओं को आप बेनिफिट लेना चाहे तो आपको कॉल करना है 8000028250 और लॉग इन करना है www.legalsahayata.com। ब्रांड नेम इज कल्प शाह लीगल सहायता .com। दोस्तों डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों रैक्स सिस्टम है वो यूरोपियन यूनियन ने डेवलप करी हुई एक सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन की सिस्टम है, जिसके लिए आपको रैक्स की वेबसाइट है जो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। वहां पे आपको एक फॉर्म भरना होता है, और ये फॉर्म भर के लास्ट में प्रिंट लेके आपकी जो रेलेवेंट डीजीएफटी होती है उसके आपको जमा करा देना होता है। तो सबसे पहले आपको आपका टीन नंबर लिखना है। टीन नंबर के आगे आपको टीन नंबर आपका जो आईसी कोड होता है वही रहता है, उसके आगे आपको इंडिया का आईएन लगाना है, और आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, कल्प शाह जीएसटी क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट एज वेल एज लीगल सहायता .com। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है जो आपके आईसी कोड के हिसाब से हो, और आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है जो है इंडिया। उसके अलावा ईमेल आईडी, फैक्स नंबर आपके पास हो तो ठीक है, वरना मोबाइल नंबर आपको लिखना है। उसके अलावा एक्सपोर्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ऐड करना है, आपका कोई भी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो उसका एड्रेस वगैरह ऐड करना है। तो ये डिटेल्स तो नॉर्मली है, इसमें कुछ मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आप ट्रेडिंग सिलेक्ट कर सकते हो। दो मर्चेंट का मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आपको सारे एचएसएन कोड सिलेक्ट करने हैं। जैसे ये आप 4 डिजिट डालोगे तो अपने आप ही उसमें आपको दिखा देगा कि आपको क्या प्रोडक्ट लेनी है। 4 या 5 डिजिट डालेंगे तो आपको उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो आपको एक एक करके ऐड करनी है। यहाँ पे फिर दूसरा बटन ऐड करना है। जैसे आप कोई भी 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालो, आपको उस प्रोडक्ट का अपने आप ही उसके अंदर से पॉपअप खुल जाएगा। फिर आपको वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है और फिर ऐड कर देनी है। तो एक एक करके आप सारी प्रोडक्ट ऐड करो। अंडरटेकिंग्स टू बी गिवन बाय एन एक्सपोर्टर। यहाँ पे प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, कहाँ पे आप ये साइन कर रहे हो? तो मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। ऑथोराइज सिग्नेटरी नेम तो कल्प शाह। फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी जॉब टाइटल तो प्रोप्राइटर, या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी समझ सकते हो। प्रायर स्पेसिफिक एंड इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ एक्सपोर्ट टू द पब्लिकेशन ऑफ हिज डेटा ऑन द पब्लिक वेबसाइट। जो रैक्स की वेबसाइट है उसमें आपका कंपनी का नाम वगैरह प्रकाशित किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। योर नेम विल बी पब्लिश ऑन रैक्स वेबसाइट। प्लेस ऑफ सिग्नेचर तो यहाँ पे सिर्फ आपको टिक कर देना है। फिर आपको अगर आप परमिशन देते हो तो टिक करना है, नहीं देते हो तो नहीं करना है। प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज पर्सन तो अहमदाबाद।
फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी नेम तो कल्प शाह अगेन, एंड जॉब टाइटल प्रोपराइटर। यहाँ पे कैप्चा डालना है REKPW। इतना छोटा सा फॉर्म है, प्रोसीड कर देना है इसको। द प्री एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज प्रिंट अ कॉपी ऑफ RX फॉर्म यूजिंग प्रिंट बटन बिलो एंड सेंड इट टू योर कॉम्पिटेंट कस्टम्स अथॉरिटी। तो यहाँ पे इंडिया में कॉम्पिटेंट कस्टम अथॉरिटी है वो आपका DGFT है, कस्टम्स अथॉरिटी को नहीं देना है, लेकिन DGFT को देना है। इसके लिए मैं आपको DGFT की नोटिस भी बता देता हूँ, जिसके तहत आपकी ये पूरी प्रक्रिया होगी। देखो DGFT की ट्रेड नोटिस भी है, उसमें उन्होंने नीचे बहुत सारे DGFT के रैक्स के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लोकल यूजर्स उसको कहते हैं रैक्स की भाषा में, उनका नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। उसके ढूंढने के लिए आपको कहीं बहुत कोशिश भी नहीं करनी है, आपको गूगल में लिखना है रैक्स DGFT, तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो रैक्स DGFT। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑन रैक्स सिस्टम मिल जाएगी, वही पेज है 34 पेज की ये फाइल है, ब्रीफ ऑन RX रैक्स, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, रैक्स ब्रीफ या DGFT ट्रेड नोटिस करके आपको गूगल से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जो आपका रैक्स नंबर आएगा वो इस तरह से आएगा, पहले आपका IN, फिर रैक्स, फिर IEC नंबर, फिर अल्फ़ाबेट जैसे जिसने इश्यू किया वो EC या फिर DG, और फिर 3 अंकों का लास्ट में नंबर आएगा। इस तरह से आपका रैक्स नंबर होगा। और 6000 यूरो से ज़्यादा का वैल्यू का गुड्स आप यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हो तो आपको स्टेटमेंट और ओरिजिन लेना रैक्स के तहत कंपलसरी है। तो वो लेने के लिए सबसे पहले आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेंगे ये रजिस्ट्रेशन करने के द्वारा, और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको DGFT में ये फॉर्म प्लस ANF1 फॉर्म भेजना है। ANF1 आप गूगल करोगे तो ये फॉर्म आपको भर के DGFT में भेजना है, और आपका डेल स्टेटस भी यहाँ पे व्यू एनी IEC लिखना है गूगल में। आपका IEC डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए आपको व्यू एनी IEC में जाना है। फिर आपको व्यू एनी IEC में आपकी कंपनी का नाम लिखना है, कोई भी जो हो, और कंपनी के पहले 3 अक्षर लिखने हैं। तो आपको डेल स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ पे शायद मैंने डिटेल्स गलत नहीं सही डाली है, तो यहाँ पे मेरा IEC स्टेटस वैलिड है, तो आपका डेल स्टेटस आपको मिल गया है। तो ये इसकी भी प्रिंट ले सकते हो आप Ctrl+P करके, और इसे DGFT में भेज सकते हो। या तो फिर इन्होंने जो 34 पेजेस की नोटिस बनाई ना, उसमें उन्होंने लिख ही दिया है कि वो लोग आप अपने खुद के डेटा से वो रिट्राइव कर लेंगे, आपको ज़्यादा चर्चा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा ही है, देखो मैं आपको Ctrl+F में रिट्राइव बटन दबाऊंगा, रिट्राइव वर्ड डालूंगा, तो क्या लिखा है, when using process the local user यानी कि local DGFT will retrieve the related information using exporter IEC code and importer proof। वो सारा वहाँ से ले ही लेंगे। तो उनकी क्या जिम्मेदारी वो यहाँ पे लिखी हुई है, सारी जिम्मेदारी जो टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वो आपको रजिस्टर करेंगे और सारी माहिती देंगे, वो उनकी सारी जिम्मेदारी है। आपको आपसे एप्लीकेशन लेंगे, फिर आपको ANF1, फिर डेल स्टेटस देना हो तो डेल स्टेटस की भी प्रिंट आउट, चेक दैट द एप्लीकेंट्स एस्टैब्लिश एंड फंक्शनल मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स एंड देयर इंपोर्टर्स इज नॉट अंडर डेल, वो खुद ही चेक कर लेंगे। हालांकि आप उसके प्रिंट लेके वहाँ भेजोगे तो उनको अच्छा लगेगा, और साथ साथ में GST, IEC, पान, आधार सब भी वो सेल्फ अटेस्टेड साइन सेम करके भेज दोगे तो वो पूरा उसको एक प्रकार का KYC तरीके का हो जाएगा। अब इंडिया में क्या है, भले REX रैक्स वाले ने एक डॉक्यूमेंट मांगो, इंडिया में 4-5 ऑलरेडी एक्स्ट्रा मांग ही लेते हैं, तो आपको वो दे ही नहीं, थमा ही देने के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो रैक्स इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा रैक्स सिस्टम रजिस्टर तो कर लेंगे, लेकिन रैक्स सिस्टम है क्या, तो उसके समझने के लिए हमें पहले EU GSP क्या है वो समझना पड़ेगा, और उनके रूल्स ऑफ ओरिजिन भी समझने पड़ेंगे। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं कि आप ये मेड इन इंडिया गुड्स है, इसके लिए उन्होंने आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं है। उसके लिए उन्होंने हर एक प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट PSR, प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए, मैं ये आपको उसकी वेबसाइट पे दिखाना चाहूंगा। हर एक प्रोडक्ट के उन्होंने अलग अलग से रूल्स बनाए हुए जो हम देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल,
यहाँ पे आपको NX2201 मिल जाएगा। वो मेरे को कहाँ से मिला, वो मैंने कहाँ से लिया, वो मैं आपको बता दूँ। इसमें ही यहाँ पे लिखा है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए आपको रेगुलेशन नंबर सो एंड सो फॉलो करना है। तो वो रेगुलेशन नंबर आप गूगल में लिखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, उस वेबसाइट खुल जाएगी। पहले रेगुलेशन नंबर ये रहा, देखो EU रेगुलेशन नंबर 2447/2015, EU रेगुलेशन 2446/2015। इसमें आपको NX22/03 में रूल्स ऑफ ओरिजिन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने वही खोला था NX22/01, तो उसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपको पूरे रूल्स ऑफ ओरिजिन हर एक चैप्टर वाइज, पूरे कस्टम्स डिपार्टमेंट ने जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, इंडियन कस्टम्स और फॉरेन कस्टम में टोटल 97 या 98 चैप्टर्स में हर एक चीजों को बांट दिए, और हर एक चैप्टर वाइज प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स है। और अगर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स पालन करते हो तभी आप ये रेक्स स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे दे पाते हो। तो एक प्रकार का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है जो आप खुद देते हो। देखो, आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन कहते हैं। वो स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन जब हर बार बनाते हो तो इस तरह से बनाना है। उसका फॉर्मेट एनेक्सर 1D में लिया हुआ है, वो आप स्टेटमेंट 1D के हिसाब से वो स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन बना सकते हो। उसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ही कहेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कोई अथॉरिटी इश्यू करती है, स्टेटमेंट ओरिजिन आप खुद इश्यू करते हो। और आपका ये जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन भी आप रेक्स का एप्लीकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर NXC, वो जो आपने प्रिंट लिया ना वही है, उसको भी आप ये इसकी भी प्रिंट लेके फॉर्म भरो या फिर वो ऑनलाइन फॉर्म भरो, दो सब एक ही बात है। और या तो फिर रेक्स का यूरोपियन यूनियन का भी इस तरह का PDF है, रेक्स एप्लीकेशन फॉर्म, तो सेम ही है सारी चीज़ें। तो आप उसे भर के अपनी DGFT में भेजना है। जो अपने फॉर्म भरा ना अभी ऊपर, वही तो सारी माहिती यहाँ पे मांगी हुई है, देख सकते हो आप। एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल, एक्सपोर्टर नेम, इंडिकेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, अंडरटेकिंग बाय एक्सपोर्टर, सेम टू सेम। आप इंडिया वाले ने भी यही कॉपी करके यही तो बनाया, क्योंकि कॉपी तो नहीं कहेंगे लेकिन वही तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं, क्योंकि रेक्स के सिस्टम में उनको फॉलो करना है ना। एक्सपोर्टर नेम, तो देखो यहाँ पे भी आपको एक्सपोर्टर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, तो वो आपको फॉर्म भर के देना है। तो ये इंडिया के लिए इंडिया की 34 पेजेस की फाइल इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सारे पेजेस तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल से ही भरे हुए हैं। और उनका एक रेगुलेशन नंबर है, EU रेगुलेशन 2446/2015, EU रेगुलेशन 2447/2015। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि रूल्स ऑफ ओरिजिन किस हिसाब से चलते हैं और उसका क्या महत्व रखता है। इससे पहले DGFT ने जो क्या बताया वो कुछ पढ़ लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में। बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ साथ क्या भेजनी है। द बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एन एप्लीकेशन फॉर रेक्स नंबर आर कॉपीज ऑफ IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर प्रोफाइल यानी ANF1। द एक्सपोर्टर शुड एंश्योर देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द IEC मैच विद दोज इन देयर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कॉन्टैक्ट डिटेल्स IEC कोड की जो प्रोफाइल होती है DGFT में वो मैच होनी चाहिए, नहीं होती तो मेरा अलग से वीडियो भी है, मॉडिफाई IEC कर लो, एकदम से अच्छे से हो जाएगा। एज द एप्लीकेंट शुड गेट देयर IECs अपडेटेड, वही लिखा है विद द लेटेस्ट डिटेल बिफोर अप्लाइंग द रेक्स रजिस्ट्रेशन। द लोकल यूजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन कोड प्रिस्क्राइब, लोकल यूजर यानी कि आपकी लोकल अहमदाबाद के DGFT, मुंबई के DFG, सूरत के DGFT, पानीपत के DGFT। द लोकल यूजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन कोड प्रिस्क्राइब एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन अ नीड बेसिस बट केयर मस्ट टेक दैट द प्रोसेस इज ट्रेड फैसिलिटेटरी, यानी कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, आपका GST नंबर, पान नंबर वगैरह मांग सकते हैं, लेकिन वो फैसिलिटेशन के रूप में होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे वो लोग। फर्दर लोकल यूजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन विल आल्सो वेरीफाई द डेल स्टेटस ऑफ द IEC होल्डर एंड इन केस द फॉर्म इज अंडर डेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेल स्टेटस कैसे चेक करना है। Who should sign the application? द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, वो तो सिंपल सी बात है। वोट इज 10, तो IN फिर आपका IEC हो, रेक्स नंबर क्या हो तो भी चर्चा हो गई। व्हाट हैपेंस इन केस नंबर इज रॉन्गली जनरेटेड, कैन रिवोकेशन, ठीक है। इज रेक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट कंसेप्ट बिलो €6000, रेक्स नंबर इज रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज the value of consignment is above €6000. However, multiple consignment in a single invoice should be considered as a single consignment. If the value of the consignment is more than €6000, rex number is rex number of the export is required to be reflected on the statement on origin. व्हाट इज स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन? तो स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन नीचे वो दिया ही हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको EU GSP के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ ओरिजिन। उसके बाद ही आप वो स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन दे सकते हो। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन आंख बंद करके दे देंगे, चाहे वो इंडिया में माल बना हो या नहीं बना, ऐसा नहीं करना है। वो उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स है।
इसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए मैंने अलग से एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, और इसी वीडियो में मैं थोड़ा बहुत चर्चा भी कर लूंगा। व्हाट इज स्टेटमेंट ओरिजिन, व्हाट इज द फॉर्म ए सर्टिफिकेट टू बी इशूड, द फॉर्म ए सर्टिफिकेट ओरिजिन कैन बी इशूड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ठीक है, वो अब ट्रांजिशन पीरियड चला गया। व्हाट इज द रिटेंशन, आपको 3 साल तक, कितने साल, हाँ 3 साल तक रैक्स के रिलेटेड आप बोल रहे हो कि ये इंडियन ओरिजिन का गुड्स है, तो उसके प्रूफ आपको 3 साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन विच एक्सपोर्टर्स हैव टू रिपोर्ट सबमिट देयर एक्सपोर्ट डेटा टू द लोकल यूजर्स, एक्सपोर्टर्स रिक्वायर्ड टू फर्निश फोर्टनाइटली द कमर्शियल डॉक्यूमेंट ऑन विच द स्टेटमेंट ओरिजिन मेड टू द लोकल यूजर। आपको डीजीएफटी में हर 15 दिन में आपने कितने सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन इश्यू के वो बताना पड़ेगा थ्रू ईमेल, फिजिकल कॉपी एट लोकल यूजर्स ईमेल आईडी। नीचे जो लोकल यूजर के ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी पे आपको बताना पड़ेगा कि हर 15 फोर्टनाइट यानी पखवाड़ियों उस 15 दिन में आपको बताना पड़ेगा कि मैंने कितने स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन इश्यू किए। मस्ट ट्रांसमिट द डेटा ऑफ ट्रेड अंडर ईयू जीएसपी स्कीम एज फोर्टनाइटली टू देयर हेड ऑफिस, और वो लोकल यूजर वहाँ पे डीजीएफटी हेड ऑफिस है तो यूरोप में भिजवा देंगे, ठीक है। फिर इसमें अटेंशन ऑफ एक्सपोर्टर लोकल यूजर इज ड्रॉन टू द फॉलोइंग यू रेगुलेशन, आपको ये रेगुलेशन समझ के आपको स्टेटमेंट ओरिजिन डाल देना है। नॉर्मली अब ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही करेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ी चर्चा करेंगे तो शायद पढ़ने का उत्साह उनमें जगे। इस पे आपको हर एक में ईमेल करना है, हर 15 दिन में आपने कितने स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन इश्यू किए हैं। ये है उसका रैक्स ब्रीफ, इसमें भी यही सारे नंबर दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह डॉलर यूरो 6000 के ऊपर इश्यू करना है। फिर रूल्स ऑफ ओरिजिन के रिलेटेड आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो, आप अलाउ करेंगे तो वहां पे एक रीडायरेक्ट करेगा आपको। वो मैंने भी कोशिश की है यूरोपियन यूनियन के रूल्स ऑफ ओरिजिन कहीं से डाउनलोड करने की। देखो मेरे पास ये एक बुक आई है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस हैंडबुक ऑन द रूल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इस हैंडबुक को भी आप पढ़ सकते हो। देखो ये है ओरिजिनिंग क्राइटेरिया, यानी कि इंडिया में बना उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा तो क्या होगा कि वो इंडिया में बना हुआ माना जाएगा। उसमें पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स होली ऑब्टेन है कि पूरी की पूरी इंडिया की मिट्टी से या इंडिया की जमीन से या इंडिया की समंदर से या इंडिया के पानी से वो माल या गुड्स बना हुआ है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट्स होली ऑब्टेन, ठीक है। फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड होली ऑब्टेन, मिनरल्स प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सॉइल और फ्रॉम इट्स सेबेट, समुद्र के तल से या फिर सॉइल से, जमीन में से आपने कोई मिनरल प्रोडक्ट यानी कि कोई समझ लो कि आयरन और एक्सट्रैक्ट किया, या फिर लोहा भी एक प्रकार का मिनरल ही है, तो उसे एक्सट्रैक्ट किया तो वो भी आपका होली ऑब्टेन ही माना जाएगा। प्लांट्स एंड वेजिटेबल तो वो भी होली ऑब्टेन माना जाएगा। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अब नॉनवेज वाली बात नहीं करूंगा जिसमें किसी पशुओं की हिंसा हो, पशु पक्षियों को हम अहिंसा परमो धर्म का नियम पालन करेंगे। फिर इस तरह से प्रोडक्ट्स दैट आर सफिशिएंटली वर्कड और प्रोसेस विद होली और पार्टली इंपोर्टेड मटेरियल, आपने थोड़ा या पूरा इंपोर्टेड मटेरियल यूज किया फिर भी आपको इंडिया का ओरिजिन माना जाएगा, लेकिन आपने उस पर सफिशिएंट वर्क किया या बहुत सारा प्रोसेसिंग किया, पूर्ति मात्रा में प्रोसेसिंग किया, पूर्ति मात्रा में वर्क किया, उसके लिए आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए वो पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं, व्हेन इंपोर्टेड इनपुट्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि से फॉर एग्जांपल आप टीवी बना रहे हो, टीवी में से 2-3 पार्ट आप चाइना से, एक पार्ट जापान से इंपोर्ट कर रहे हो, द रूल्स ऑफ ओरिजिन रिक्वायर्ड दैट दिस नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल, जो इंडिया का मटेरियल नहीं उसे नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स कहेंगे, दिस नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स बी सफिशिएंटली वर्क्ड और प्रोसेस टू बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनेटिंग इन द बेनिफिशियरी कंट्री, यानी कि इंडिया की कंट्री वो बेनिफिशियरी कंट्री हो गई। इंडिया का एक्सपोर्टर जो माल यूरोपियन यूनियन में भेजेगा तो उसके बायर को, उसके यूरोपियन इंपोर्टर को कम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ये जीएसपी के तहत। उसके लिए आप उस इंपोर्टेड मटेरियल पे जो चाइना से स्पेयर पार्ट आए उस पर सफिशिएंट वर्क किया होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वर्क या प्रोसेस करा हुआ होना चाहिए। इन पर्टिकुलर सफिशिएंट वर्क और प्रोसेसिंग इज डिफाइंड एज फॉलोज, प्रोडक्ट्स विच आर नॉट होली ऑब्टेन इन द बेनिफिशियरी कंट्री, यानी कि पूरी इंडिया में नहीं बनी उसके लिए क्या कंट्री कंसर्न विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 70 शैल बी कंसीडर्ड टू ओरिजिनेट देयर प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन लेड आउट इन द लिस्ट इन एनेक्स 13A फॉर द गुड कंसर्न आर फुलफिल्ड, उनको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। द लिस्ट इन एनेक्स 3 इज एंटाइटल्ड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वर्किंग और प्रोसेसिंग ऑपरेशन विच कन्फर ओरिजिनेटिंग स्टेट, उन्होंने एक प्रोडक्ट लिस्ट दी है जिसमें सफिशिएंट वर्किंग मानी जाएगी। क्या करेंगे तो सफिशिएंट वर्किंग मानी जाएगी।
while the previous product list prescribed originating determining requirements for around 500 products and was approximately 80 pages in length, the current rules of origin have unified this requirement to some degree and pages of product list have been reduced to half. जो 80 पेजेस थी वो 40 में हो गई. द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट लिस्ट इज बेनिफिशियल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड कस्टम्स ऑफिसर्स. ठीक है. अलाउंस फॉर द यूज ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग इनपुट्स ऑन प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग इन LDC. ठीक है. तो आपको नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल यूज करने का यानी कि विदेश का मटेरियल यूज करने का भी परमिट देते हैं. तो वो किस तरह से, उसके लिए आपको पूरे रूल्स ऑफ ओरिजिन पढ़ने पड़ेंगे. क्या लिखा है? द करंट रूल्स ऑफ ओरिजिन कंटेन द ओरिजिन डिटरमाइनिंग requirement which are specific LDCs in an effort to address the problem of capacity constraints and least developed countries. कुछ रूल्स है वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए बनाए गए, तो उसको बहुत सारी छूट छाट भी दी गई है. उसमें नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल हो सकता है कि बहुत सारे क्या है उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज रहते हैं कि इस परसेंटेज से ज़्यादा नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल यानी विदेशी मटेरियल नहीं होना चाहिए. तो उसमें लीस्ट डेवलप कंट्रीज में फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंट्री में 30% होना चाहिए, मैक्सिमम 60% नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल होना चाहिए. तो लीस्ट डेवलप में 70 तक चलेगा, यानी कि 70% तक विदेश मटेरियल से आपने ये टीवी बनाया हो तो चलेगा. ऐसा कुछ अलाउंस दे सकते हो वो. अलाउंस फॉर द यूज ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग इन डेवलपिंग कंट्री, उनके लिए भी उन्होंने अलाउंस दिया है. फिर टॉलरेंस लेवल यानी कि 2-3% आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा. यूज ऑफ रेफरेंस पीरियड इन द कैलकुलेशन ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स, एग्जांपल ऑफ डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, चेंज ऑफ टैरिफ. हाँ, फिर इसमें क्या होता है आपको इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है. देखो आपको चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग रिक्वायरमेंट्स यानी कि 4 डिजिट आप जो इंपोर्ट मटेरियल करते हो उसका जो HSN कोड होता है वो 4 डिजिट लेवल पे या 6 डिजिट लेवल पे या 2 डिजिट लेवल पे चेंज करना होता है. 2 डिजिट लेवल पे जो HSN कोड होता है उसे चैप्टर कोड कहते हैं. पूरे सारी प्रोडक्ट्स को कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने 98 चैप्टर्स में बांट दिया है और ऑल ओवर वर्ल्ड में 97 चैप्टर्स में बांटा हुआ है. तो चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग रिक्वायरमेंट, द ओरिजिन डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट लिस्ट आर लार्जली चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग और वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट. 2 प्रकार की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपने अगर इंपोर्टेड मटेरियल यूज किया है तो उसका जो आप इंपोर्ट मटेरियल किया था उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, उसको मैन्युफैक्चर करो, उस पर प्रोसेसिंग करो, उस पर वर्क करके कोई नई प्रोडक्ट पैदा करो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया. मतलब कि आपने उसका चेंज ऑफ टैरिफ हेड कर दिया, या तो फिर उसमें वैल्यू एडिशन कर दो तो भी आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया. एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग और ऑपरेशन रिक्वायर्ड, या तो फिर बहुत सारी जगह पे आपको टैरिफ हेडिंग चेंज करने का बोलेंगे या तो फिर वैल्यू एडिशन का बोलेंगे या दोनों का बोलेंगे. और थोड़ी बहुत जगह ऐसी भी है वहां पे ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे इंडिया में ये स्पेसिफिक इस प्रकार की प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ये ऑपरेशन होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल कटाई होनी चाहिए या तो फिर फिनिशिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं. Let us suppose that a producer in a beneficiary country, that is India, manufacture dolls यानी कि गुड़िया that are classified under HS heading 9502. हम गुड़िया बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं from imported plastics and fabrics that are classified under HS heading 3910 and 5208. जो हमने प्लास्टिक इंपोर्ट किया वो 3910 है और फैब्रिक इंपोर्ट किया वो 5208 है. उसमें से हमने क्या बनाया, प्लास्टिक और फैब्रिक में से 9502 की गुड़िया बनाई रिस्पेक्टिवली. द डोल्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज होली एप्टेड इन वन कंट्री बिकॉज द प्रोड्यूसर हैज इंपोर्टेड मटेरियल्स. उसमें हमने 2 इंपोर्टेड मटेरियल यूज कर दिया, प्लास्टिक और फैब्रिक दोनों. देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू नो इफ दिस इंपोर्टेड मटेरियल्स कैन बी कंसीडर्ड टू हैव अंडरगॉन सफिशिएंट वर्किंग और प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लेट डाउन इन द प्रोडक्ट लिस्ट. फिर आपको प्रोडक्ट लिस्ट में देखना पड़ेगा, कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी. ये पूरा प्लास्टिक तो इंडिया में बना नहीं है, पूरा उसका जो गुड़िया के ऊपर जो कपड़ा थोड़ा होता है उसके कपड़े वो भी इंडिया में नहीं बने, दोनों इंपोर्टेड है, फैब्रिक और प्लास्टिक. 3910 और 5208 उसमें से आपने 9502 की गुड़िया बनाई तो होली ऑब्टेन इन इंडिया तो है नहीं, होली प्रोड्यूस इन इंडिया. तो आपने क्या प्रोसेसिंग करी हुई होनी चाहिए वो उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट में लिखा है, तो उतनी प्रोसेसिंग कर दी तो आपका मटेरियल स्टेटमेंट ऑन ओरिजिन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करता हुआ माना जाएगा. इन दिस केस द प्रोड्यूसर हैज टू रिफर टू द रिक्वायरमेंट्स इंडिकेटेड इन द प्रोडक्ट लिस्ट एज डिटेल्ड इन द एग्जांपल बिलो. सी टेबल 1 एंड एक्सेप्ट यानी कि सारांश फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट. द डोल इज क्लासिफाइड अंडर HS 9502 हैंस फॉल्स अंडर चैप्टर 95. क्या लिखा है, टॉयज गेम्स ये है इसका HS हेडिंग.
डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिक्विजिट पार्ट्स, उसके लिए क्या प्रोसेसिंग, वर्किंग और प्रोसेसिंग, कैरिंग आउट ऑन नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स दैट कन्फर्स ओरिजिनेटिंग स्टेटस। अगर आपको नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो और उसको आपको ओरिजिनेटिंग मानना है, यानी कि इंडिया का माने, तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग करी होनी चाहिए। क्या करी हुई होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा है, मैन्युफैक्चर फ्रॉम मटेरियल्स ऑफ एनी हेडिंग एक्सेप्ट दैट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आपको मैन्युफैक्चर फ्रॉम मटेरियल्स, आपको किसी दूसरे हेडिंग के मटेरियल से उसका मैन्युफैक्चर करा हुआ होना चाहिए, तो इसमें फुलफिल हो गया। आपने ये मैन्युफैक्चरिंग की 9502 की, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल वो दूसरे हेडिंग का है, 3910 या 5208 का। और मैन्युफैक्चर इन विच द वैल्यू ऑफ ऑल मटेरियल यूज्ड डज नॉट एक्सीड 70% ऑफ एक्स वर्क्स प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। यानी कि नॉन ओरिजिनल मटेरियल 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स वर्क्स प्राइस, एक्स वर्क्स यानी कि एक्स फैक्ट्री प्राइस, जो आप एफओबी भी नहीं, एक्स फैक्ट्री प्राइस। एफओबी में तो आपकी फैक्ट्री से पोर्ट तक का किराया भी इंक्लूड हो जाता है। मैन्युफैक्चर फ्रॉम मटेरियल्स ऑफ एनी हेडिंग एक्सेप्ट दैट ऑफ द प्रोडक्ट, however roughly shaped blocks for making golf club hands may be used। ठीक है, the term X denotes that the rule does not apply the whole chapter, the term X denotes that the rule does not apply to the whole chapter but only to those part of it for which specific rule is not provided। ठीक है, यहाँ पे X का मतलब क्या है कि पूरे चैप्टर के लिए ये रूल लागू नहीं पड़ते, लेकिन उन्हीं के लिए लागू पड़ते हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स नहीं प्रोवाइड करे गए हैं। In the case of chapter 95 there is a specific rule for product 9506 that is part of this heading only। ये जो हो गए ना कि वैल्यू एडिशन इतना करना है या चैप्टर टैरिफ चेंज करना है, वो जनरल रूल्स हो गए, लेकिन इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स भी दर्शाए गए हैं। ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी थी, ये रहे आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स, ये रहे प्राइमरी रूल्स, उसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स कहेंगे, तो वो पहले फॉलो करने हैं। और ये पूरा बहुत ही रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ही चर्चा और बहुत ही डीप नॉलेज का विषय है, जो हम पढ़ते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। देखो वैल्यू एडेड रूल में क्या लिखा है, उसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेफरेंसिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग और गुड्स इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वर्किंग, असेंबली और प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किसी भी प्रकार का आपने वर्क किया, असेंबल यानी कि इकट्ठा किया या प्रोसेस किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग मानेंगे। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, रेजिंग, ग्रोइंग, ब्रीडिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग, हार्वेस्टिंग, हंटिंग एंड कैप्चरिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स, इस प्रकार से आप गुड्स प्राप्त कर सकते हो। कैसे? मैन्युफैक्चर करके, प्रोड्यूस करके, प्रोसेस करके, रेज यानी कि गाय भैंस बछड़े को रेज करो, ग्रो करो, ब्रीड करो, माइन करो, माइनिंग करने के माइन करके आप लोहा मिनरल्स निकालो, एक्सट्रैक्ट करो। मटेरियल इंक्लूड्स इंग्रेडिएंट्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सब assemblies and goods that were physically incorporated into another good or were subject to process in the production of another good। तो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है, पार्ट्स भी हो सकते हैं, असेंबलीज हो सकती है, और गुड्स दैट वर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर गुड्स और वर सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर, यानी कि जो रॉ मटेरियल को आपको किसी और प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। ओरिजिनेटिंग मटेरियल मीन्स अ मटेरियल whose country of origin as determined under those rules is the same country as the country, ये कहाँ चला गया, हाँ, as the country in which the material is used in the production। जिस कंट्री में जो मटेरियल बना है उसी कंट्री का माना जाएगा अगर उस कंट्री से निकला हुआ है वो। तो क्या लिखा है? ओरिजिनेटिंग मटेरियल मीन्स द मटेरियल whose country of origin as determined under these rules, इस रूल के हिसाब से जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन तय की गई, इज द सेम कंट्री एज द कंट्री इन विच द मटेरियल इज यूज इन द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में जो मटेरियल जिस कंट्री में यूज करा गया है उसी कंट्री का उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन आप क्लेम कर रहे हो, तो उसे ओरिजिनेटिंग मटेरियल कहा जाएगा। मतलब कि आपका प्रोडक्शन इस कंट्री में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। प्रोडक्शन में वो मटेरियल यूज होना चाहिए। नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल मीन्स अ मटेरियल whose country of origin as determined under this rule is not the same country as the country in which that material is used in production। ठीक है, फिर प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इवन इफ इट इज इंटेंडेड फॉर लेटर यूज इन द अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भले ही आप दूसरे उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो उसको दूसरे प्रोडक्ट में आप इंस्टॉल करते हो, यहाँ ऐड करते हो। वैल्यू एडेड रूल, X percentage value added rule means manufacture where the
where the increase in value acquired as a result of working and processing, and if applicable the incorporation of parts originating in the country of manufacture represent at least x percentage of the x वर्क्स प्राइस, यानी कि आपको वैल्यू ऐड करनी है किसी भी तरह से, ठीक है। प्रोसेसिंग करो, वर्क करो, आपने इंपोर्ट किया था $100 का, अब आप उसमें वैल्यू एडिशन किस तरह से कर रहे हो, वर्क करके, प्रोसेस करके, उसमें कुछ पार्ट्स ऐड करके जो आपकी कंट्री के, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्ट्स ओरिजिनेटिंग इन द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर, और वो सारा मैन्युफैक्चर करके, वर्क करके, पार्ट ऐड करके आपको इतना वैल्यू एडिशन कर रहा है। से फॉर एग्जांपल 30% करना है तो $100 का $130 करना है। वैल्यू अक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वर्किंग एंड प्रोसेसिंग एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्ट्स originating in the country of manufacture means the increase in value resulting from the assembly itself together with any preparatory, finishing and checking operations and from the incorporation of any parts originating in the country where the operation in questions were carried out, including profit and general cost borne in that country as a result of operation। यानी कि आपने जो import किया था उसमें इतना सारा वैल्यू एडिशन करो। कैसे वैल्यू एडिशन करोगे? असेंबली सेल्फ, यानी कि आप मिक्सिंग कर दो, दो पार्ट्स को मिक्स कर दो, वो भी वैल्यू एडिशन हो गया। आपने टीवी के 5 पार्ट्स लाए, वो $10 के तो $50 का था, और उसमें टीवी बना के बेचा, वो टीवी इटसेल्फ $150 का, तो वो भी वैल्यू एडिशन माना जाएगा। क्या लिखा? मीन्स इंक्रीज इन वैल्यू। आपने इंक्रीज इन वैल्यू करी, $50 के, $10 के 5 पार्ट लाए, तो $50 के पार्ट्स थे फ्रॉम असेंबली इटसेल्फ, यानी कि असेंबल कर दिया टीवी को, टुगेदर विद एनी प्रिपेरेटरी, फिनिशिंग एंड चेकिंग ऑपरेशन। उसमें आपने प्रिपरेशन की, फिर फिनिशिंग करी टीवी की, फिर उसमें चेकिंग ऑपरेशन, टीवी अच्छे से चल रहा है कि नहीं वो चेक किया। एंड फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी पार्ट्स ओरिजिनिंग इन द कंट्री, उसमें से दूसरे 3 पार्ट आपने मेड इन इंडिया लगा दिए। वेयर द ऑपरेशन इन क्वेश्चंस वर कैरिड आउट इंक्लूडिंग प्रॉफिट, और उसमें आपने प्रॉफिट भी ऐड किया, तो प्रॉफिट ऐड करके आपका $150 का वो टीवी बना, तो आपका कितना सारा वैल्यू एडिशन हो गया? 200% हो गया। वो लोग तो 30% मांगते हैं मिनिमम, कई बार 40 भी मांग सकते हैं। एक्स वर्क्स प्राइस मीन्स द प्राइस पेड टू और टू बी पेड फॉर द प्रोडक्ट रेडी फॉर कलेक्शन एट द मैन्युफैक्चरर्स प्रीमाइस वूज अंडरटेकिंग, ठीक है, यानी कि आपकी फैक्ट्री पे जो फाइनल प्राइस होती है ना, उस एक्स वर्क्स प्राइस रहते हैं। मैन्युफैक्चरर्स प्रीमाइस इन वूज अंडरटेकिंग द लास्ट वर्किंग और प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट। और अगर आप मर्चेंट ट्रेडर हो तो आपका एक्स वर्क्स प्राइस नहीं, मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री का एक्स वर्क्स प्राइस माना जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। मीन्स द प्राइस पेड और टू बी पेड फॉर द प्रोडक्ट रेडी फॉर कलेक्शन एट द मैन्युफैक्चरर प्रीमाइस इन वूज अंडरटेकिंग द लास्ट वर्किंग और प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट। दिस प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ must reflect all costs relating to the manufacturing of the product, including the cost of all material used, minus any internal taxes which or may be repaid when the product obtained is exported or re-exported। यानी कि GST को एक्सक्लूड कर दो, जिसकी आपको क्रेडिट मिलती है, जिसका आपको रिफंड मिल जाएगा। रीपेड वैन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज एक्सपोर्टेड, और री एक्सपोर्टेड आपको जीएसटी को पहले भरना होता है, फिर एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST करते हो तो वो पूरा रिफंड मिल जाता है। विदाउट करते हो LUT से, तो जो आपने खरीदते समय जितना GST अपने बायर को दिया, सॉरी अपने सेलर को, अपने मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को दिया, उतना GST आपको वापस मिल जाता है। उसका भी हम काम करते हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो भी मैंने बनाया, तो दोस्तों जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। Complete making up. The term complete making up used in the list means that all the operations following cutting of the fabric or knitting or crocheting of the fabric directly to shape have to be performed. However, making up shall not necessarily be considered as incomplete where one or more finishing operations have not been carrying out. यानी कि पूरे मेकिंग अप कपड़े का, ये कपड़े के रिलेटेड है। पूरा कपड़ा आप बनाओ, सिलाई करो, काटो, कटिंग करो, फिर नाप लो, काटो, सब करके पूरा पहनने के लिए तैयार हो जाए ना, उसे कंप्लीट मेकिंग अप कहेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत फिनिशिंग बाकी होगा ना, तो भी उसको कंप्लीट मेकिंग अप ही कहेंगे। फिर से पढ़ते हैं। द टर्म कंप्लीट मेकिंग अप यूज इन द लीस्ट मीन्स दैट ऑल द ऑपरेशन फॉलोइंग कटिंग ऑफ द फैब्रिक और निटिंग और क्रोशेटिंग ऑफ द फैब्रिक डायरेक्टली टू शेप हैव टू बी परफॉर्म्ड। However, ठीक है, पढ़ लिया। एप्लीकेशन where the term country is used in this annex, it shall be understood to refer country or territory. Application of the rules in this annex, इसको कैसे रूल्स का एप्लीकेशन करेंगे?
The rules provided in this annex are to be applied to goods on the basis of their classification in the HSN system, harmonized system, as well as on further criteria which may be provided for in addition to harmonized system headings or subheading created specifically for the purpose of this annex. Harmonized system heading or subheading which is further subdivided using such criteria is referred to in this annex as split heading. HSN कोड तो है लेकिन उन्होंने और डीप में बांट दिया तो उसे कहेंगे स्प्लिट हेडिंग या सिर्फ स्प्लिट सब हेडिंग, जो इंडिया में भी हेडिंग सब हेडिंग ही कहते हैं. हार्मोनाइज सिस्टम मीन्स द harmonized commodity description and coding system also known as HS as amended pursuant to the recommendation of so and so Customs Cooperation Council. Classification of goods within headings and subheadings of the harmonized system is governed by the general rules. ये बार बार इधर जा रहा है. Classification of goods within headings and subheading of the harmonized system is governed by the general rules for the interpretation of the harmonized system and the relative section. ठीक है, इतना डीप में तो अब बाद में आप लोग पढ़ना पड़ेगा. रेफरेंस टू चेंज इन, हाँ ठीक है, रूल्स लेट डाउन शैल अप्लाई ओनली टू नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल. अगर ऐसा बोला है कि आपको रेफरेंस टू अ चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन इन द प्राइमरी रूल्स लेट डाउन बिलो शैल ओनली टू नॉन, यानी कि जो टैरिफ हेडिंग आपको चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन करना है, टैरिफ आपको चेंज करना हो किसका, नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल का. आपका इंडिया का ही मटेरियल तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली चीज़ है. मटेरियल्स विच हैव अक्वायर्ड ओरिजिनेटिंग स्टेटस इन अ कंट्री are considered to be originating materials of that country for the purpose of determining the origin of a good incorporating such materials or of a good made from such materials by further working or processing in that country. When it is not commercially practical to keep separate stock of interchangeable materials or goods in originating in different countries, the country of origin of coming late materials or goods that are interchangeable may be allocated on the basis of inventory management system. ठीक है, फिर इसमें अलग अलग रूल बताए हुए थे. चेंज इन चैप्टर, चेंज इन टैरिफ हेडिंग, चेंज इन टैरिफ सब हेडिंग, चेंज इन चैप्टर हेडिंग, स्प्लिट हेडिंग की बात हो रही होगी तो उस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा. हम कोई भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जी हाँ, टेक्सटाइल्स में क्या लिखा है देखो, चैप्टर 50 सिल्क, चैप्टर नोट द थर्मो प्रिंटिंग हैज़ टू बी अकम्पनीड बाय प्रिंटिंग ऑफ द ट्रांसफर पेपर इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन कन्फरिंग. यानी कि उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि आपको ट्रांसफर प्रिंटिंग ऑफ ट्रांसफर पेपर की प्रिंटिंग करनी जरूरी है. वेयर द कंट्री ऑफ ओरिजिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ द प्राइमरी रूल्स, द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड शैल बी the country in which the major portion of the materials originated as determined on the basis of the value of materials. मेजर पोर्शन जो कपड़े का आया उसी जिस कंट्री से आया उसी को हम कंट्री ऑफ ओरिजिन मानेंगे. फिर HS 2012 कोड 5001 डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड सिल्क वॉर्म कोकून सुटेबल फॉर रीलिंग. तो उसमें आपको प्राइमरी रूल्स क्या है, चेंज इन टैरिफ हेडिंग, वो भी किसके लिए लागू पड़ेगा. देखो ये चेंज इन टैरिफ हेडिंग आपको किसके लिए लागू पड़ाना है, जो नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल. अगर आपके सिल्क वर्म है, जो सिल्क के कीड़े वो इंडिया के ही है, तो फिर आपको ये चेंज इन टैरिफ हेडिंग करने की ही जरूरत नहीं. देखो यहाँ पे लिखा भी होगा ऊपर जो हमने पढ़ा था कि ये प्राइमरी रूल्स है, जो भी रूल्स है वो आपको नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स के लिए लागू पड़ता है. देखो रेफरेंस टू अ चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन इन द प्राइमरी रूल्स लेट डाउन बिलो शैल अप्लाई टू नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स. अगर आप इंपोर्टेड मटेरियल यूज करते हो तो उसके लिए वो रूल्स लागू पड़ेगा. रॉ सिल्क के लिए चैप्टर टैरिफ चेंज इन टैरिफ हेडिंग है. हाँ, फिर सिल्क यान अदर देन यान स्पन फ्रॉम सिल्क वेस्ट नॉट पुट अप फॉर रिटेल सेल, मैन्युफैक्चर फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स नॉट कार्डेड और कॉम्ड और अदरवाइज. इस तरह से आपका हर एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स है, तो वो रूल्स आपको समझने पड़ेंगे. और उसको संक्षिप्त में ये
UGSP आप गूगल में लिखोगे ये फाइल, या फिर मैं आपको भेज भी दूंगा, तो उसमें से आप समझ सकते हो। और ये हैंडबुक है। और छोटा मोटा थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करते हो जैसे कि, तो उसको वो वर्क का प्रोसेसिंग नहीं मानेंगे, इनसफिशिएंट वर्क या प्रोसेसिंग मानेंगे। जैसे कि वॉशिंग, क्लीनिंग, रिमूवल ऑफ डस्ट, ऑक्साइड, ऑयल, पेंट और अदर कवरिंग। आपने सिर्फ वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया, तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इसमें वैल्यू एडिशन किया है, फिर चेंज इन टैरिफ हेडिंग किया। वो प्रोडक्ट तो वो की वही रही ना, सिंपल पेंटिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन, तो उसके थोड़ी चेंज इन टैरिफ हेडिंग या फिर कोई वैल्यू एडिशन माना जाएगा। वो रूल्स ऑफ ओरिजिन पालन किया हुआ नहीं माना जाएगा। आप इंपोर्टेड कोई चीज़ लाए, उसको इंडिया में लाके पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, सिंपल वाला पॉलिश और सिंपल वाला पेंट, तो उसे कोई चेंज इन टैरिफ हेडिंग नहीं मानेंगे या फिर उसको इंडियन ओरिजिन का नहीं मानेंगे। ऐसी बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस ये है। 12 से भी ज़्यादा है, 17 है, तो उसे भी नहीं मानेंगे कि ये इंडियन ओरिजिन का माल है। जैसे सिंपल मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स वेदर और नॉट ऑफ डिफरेंट काइंड, मिक्सिंग ऑफ शुगर विथ एनी मटेरियल, तो क्या इसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा माना जाएगा सर? सॉरी, आप गलत फहमी में हो। ये जो सारे रूल्स हैं ना, रूल्स ऑफ ओरिजिन, हर एक के लिए सेम रहते हैं। रैक्स के लिए सेम है और ओवरऑल कहीं ना कहीं मिलते ही जुलते रहते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल दिया है रीजनल क्यूमुलेशन का। 2 कंट्री में से आप मिक्स करके भी एक रूल्स ऑफ ओरिजिन का पालन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हमारी ये सेवाओं का बेनिफिट अवश्य लीजिए। नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना, ट्रेडमार्क लेना, ROC कंप्लायंस, जैसे कि आपको MGT 7, MGT जो भी आते हैं फॉर्म्स वो भरना, फिर लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, NCLT मैटर्स, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिफंड, GST रिटर्न्स, GST में प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, लीगल मैटर्स हो, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स लीगल मैटर, नोटिस रिप्लाई करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड गाइडेंस, फेमा हेजिंग एंड प्लानिंग, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज वैल्यूएशन के अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग, प्रोविडेंट फंड, RCMC, फूड लाइसेंस और हर एक प्रकार के RCMC, DGFT मैटर्स के लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए कल्पशास लीगल सहायता.com, जिसमें आप ये सारी सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, फिर रिटर्न, PF रिटर्न, GST रिटर्न वगैरह आप करवा सकते हो काम। और हमारे पास बहुत ही बेहतरीन टीम है जो आपको ये सेवाएं ऑन टाइम देगी। इसके लिए आपको कॉल करना है 800000285250 और दूसरा नंबर है 9106359201। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।